चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल के ऊपर में स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जिन जिन बच्चों का साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अब आपको जीरो मान करके साइकोलॉजी का जो तैयारी है वो एकदम स्टार्ट करने वाले। तो ध्यान सुनेंगे। अक्सर बच्चों को लगता है कि साइकोलॉजी बड़ा टफ है, इसमें जो नाम आते हैं वो बड़ा ही हार्ड होते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के जो नाम होते हैं वो आपसे याद नहीं होते हैं, उनकी थ्योरी आपको याद नहीं होते हैं। तो सभी चीज को ऊपर में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए ये ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का जो क्लास है वो मनोविज्ञान के ऊपर में ये आपका डेमो क्लास है। आज के क्लास में हम मनोविज्ञान के ऊपर में छोटा सा परिचय देंगे कि इसका इतिहास क्या रहने वाले हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि उसका इतिहास क्या है, कब से वो सिलेबस के रूप में हम उसको देखते आ रहे हैं, उससे पहले वो किस रूप में था और स्वतंत्र विषय के रूप में इसको दर्जा कब मिला, इसके जनक कौन है, व्यवस्थित जनक कौन है, तमाम तरह की चीजें आप बेसिक जानकारी रखते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में, डेमो क्लास में ध्यान रखेंगे मनोविज्ञान के ऊपर में हम लोग बेसिक जानकारी को समझेंगे। तो जितना आपके लिए जरूरत होगा उतना तक हम आपको बेसिक जानकारी बताएंगे। हम सब पे भी आएंगे कि साइकोलॉजी जो है वो कितने शब्द के मिलने से बने हैं, वो कौन कौन शब्द है, इसको क्लासिफिकेशन कौन किए हैं, तमाम तरह की चीजों के ऊपर में आएंगे। लेकिन अभी पहले रणनीति हमारा समझ लीजिए। हम सभी बच्चों को जीरो मान करके आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपके लिए इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा साइकोलॉजी का, जिसमें जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे एकदम क्रम से चैप्टर वाइज आपको बना के यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे प्लेलिस्ट में। कोई भी बच्चे आकर के यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं फ्री में। हाँ, जिन बच्चों को साथ साथ अगर नोट्स भी लेना है कि नोट्स से फेयर कॉपी मेंटेन करना है, उन विद्यार्थियों के लिए बता दे कि अगर क्लास अच्छा लगता है, अगर हमसे समझ में आए तो, ऐसे नहीं समझ में आए तो किसी और चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको टीचर मिल जाएंगे अच्छे समझाने वाले। तो अगर हमसे अगर क्लास अच्छा लगे तो 8825376551 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर संपर्क कर करके नोट्स का जो प्रोसेस है हम आपको बता देंगे। 51 रुपये की राशि आपसे ली जाएगी और आपकी सारी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। चलिए आज के क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम मनोविज्ञान की बात करेंगे तो इसका जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही समझ में आता है। अब ये प्राचीन काल में किस युग की बात कर रहे हैं सर, और कौन इसको सबसे पहले एक आधार रखे थे, आइए हम लोग देखते हैं। यहां से सबसे पहले समझिएगा बात को। यहां हमने लिखा है, चूंकि साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं ना, मनोविज्ञान, तो ये पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था। तो ये याद रखेंगे, दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में हम लोग पहले साइकोलॉजी को स्टडी करते थे। फिर लगभग अगर 20वीं शताब्दी के आसपास अगर वर्ल्ड में बात कर लेंगे, ये छोटा सा इतिहास बता रहे हैं हम आपको कि 20वीं शताब्दी के आसपास में अगर हम साइकोलॉजी की अगर बात कर लेंगे तो ये लगभग स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने की जो है वो अनुमति मिल गई। स्वतंत्र विषय के रूप में ये अध्ययन होने लगा। कौन सी शताब्दी में? तो लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास। अब चलिए हम लोग ईसा के पहले की बात करते हैं, ईसा पूर्व की बात करते हैं, यानी BC के पहले। तो कहते हैं 5वीं शताब्दी में कुछ प्रमुख विद्वान, नाम सुने होंगे आप लोग। जैसे प्राचीन काल के प्रमुख विद्वानों की बात कर लेंगे तो एक है हमारे सुकरात, और दूसरा जो है वो सुकरात के शिष्य हैं, चेला जी हैं, इनका नाम है प्लेटो, और प्लेटो के चेला जी हैं, इनका नाम है अरस्तु। अरस्तु का नाम तो आप लोग सुन रखे होंगे। चलिए ये ध्यान सुनेंगे। और अरस्तु के भी बाद आप जानते होंगे अरस्तु का फेवरेट चेला सिकंदर, विश्व विजेता, इनकी कहानी आप इतिहास में भी पढ़े होंगे। अब ध्यान सुनेंगे, सुकरात जो है वो प्राचीन काल के, याद रखेंगे, बहुत खतरनाक विद्वान है भाई, मानना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले अगर 5वीं शताब्दी से अगर और पहले की अगर हम बात कर लेंगे तो इस समय लगभग दुनिया में जो सिविलाइजेशन है वो अस्थायी रूप ले रहा था। कबीलाई जीवन से खेती बाड़ी का विस्तार हो रहा था, और खेती बाड़ी का विस्तार जब होने लगा तो कृषि एक ऐसा चीज है कि हर अलग अलग देश में जो सिविलाइजेशन बन रहे थे तो उस सिविलाइजेशन के बसावट में सबसे बड़ा योगदान कृषि। कृषि ही मनुष्य को एक जगह रहने पर मजबूर कर देता है, स्थायी रूप से बसने पर।
तो जब खेती बाड़ी का विस्तार हो रहा था तो अब लोगों की समस्याएं ही खत्म हो गई। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड आपको समझाते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्डिंग है दर्शन। कई बच्चे दर्शन ही नहीं समझ पाते हैं कि सर फिलोसफी का तो नाम सुने होंगे लेकिन ये क्या है नहीं समझ रहे हो। केवल आप गांव में बोले होंगे कि बहुत फिलोसफी झाड़ रहा है, तुम थोड़ा कम झाड़ो फिलोसफी भाई। तो ये क्या होता है फिलोसफी, तो थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। देखिए प्रारंभिक समाज को पहले समझते हैं कि पहले क्या था ना कि जानवर रखते थे, शिकार के लिए जो लोग होते थे ना वो एक जगह से दूसरे जगह शिकार के लिए जाते थे। तो भागदौड़ के जीवन में पेट भरने के लिए केवल उनकी निगाह भोजन पे रहता था, बाकी कहीं उनका चिंतन नहीं होता था। लेकिन जब खेती बाड़ी करना मनुष्य शुरू कर दिया तो इसके लिए खेती करने के लिए मनुष्य को एक जगह निर्भर रहना पड़ा भाई। तो वो मर मकान बनाने लगे, रहने लगे। जब रहने लगे तो खेती बाड़ी से अब अतिरिक्त अनाज आता था, तो इस अनाज को ये लोग स्टोर करके जमा करके रख सकते थे। तो जब जमा करके रख सकते थे तो खाने पीने के लिए पूरा का पूरा इनके पास में व्यवस्था हो गई। तो कभी कभी इनको खाने के लिए किल्लतें नहीं पड़ती थी कि भाई अनाज का खत्म हो गया, अनाज नहीं है तो क्या करें। तो पेट भरा हुआ है, फिर मौसम आएगा फिर फसल लगाएंगे। तब ये लोग क्या किए कि प्रकृति के नियमों को समझे। देखिए जिसका पेट भरा होता है ना वही चिंतन करता है। आपके घर में देखे होंगे कि 2 घर में अगर मान लेते हैं कि दोनों का पेट भरा है, आप इधर से कमा रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, आपके पापा ऊपर दौड़ धूप कर रहे हैं, हो सकते हैं कि आपके घर में मम्मी है और आपके पापा के साली यानी मम्मी के बहन आ गई है और दोनों का घर में पेट भरा हुआ है एकदम, तो तरह तरह के चिंतन यहाँ चल रहा है। तो जिसका पेट भरा होता है ना उसी का चिंतन चलता है, एकदम दर्शन की तरह, एकदम दार्शनिक की तरह सोचता है आदमी। लेकिन जिसका भागदौड़ का जिसका जीवन होता है तो बस वो यही सोचता है कि कैसे पेट भरे। तो यही बात आपको बता रहे हैं कि जब मनुष्य अस्थायी था, एक जगह बैठा, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, खेती बाड़ी का अनाज है उससे चल रहा है, तब फिर वो क्या हो गया कि कहीं जगह पे बैठ करके सोचता कि ये वर्षा कैसे होती है, ये बिजलियां कैसे चमकती है, ये धूप है, गर्मी है, इन सब के ऊपर में सोचने लगा। जब कुछ नहीं समझ में ज्यादातर आता है तो सारी कनेक्टिविटी जब प्रमाणित नहीं हो पाती थी तो वो कनेक्टिविटी ईश्वर से हो जाते थे। शुरू में लोग गॉड के ऊपर में बहुत ज्यादा, दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन हो, कहीं भी लोग जो है वो अस्थायी हो रहे हैं तो गॉड पे बड़ा भरोसा था कि भाई कोई तो इस संसार को, इस धरती को जो है वो कंट्रोल कर रखा है जिससे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो गई भाई कि भगवान वगैरह की बातें चलने लगी। अलग अलग देश में, भारत में ही नहीं पूरे लगभग देशों में देखा गया कि देवी देवताओं की जो है वो भरमार हो गई। किसी को अलग तरह के चीजों से, जैसे सूर्य से बेनिफिट लग रहा है, नहीं समझ पा रहे कि सूर्य क्या है, तो भगवान ही है भाई, चमत्कार है ये सब, समझ बात ना, जहां तक सोच नहीं गया। फिर देवी देवताओं की भरमार लगनी शुरू हो गई तो फिर एक आदमी आया जो इन सबसे हटके सोचा, उसी का नाम सुकरात है। याद रखेंगे ये सब प्राचीन काल के बड़े बड़े दार्शनिक हैं, याद रखेंगे, जिसमें का एक नाम सुकरात के अलावे एक नाम अगर और हम आपको बताएं तो इनका चेला जिसको कहते हैं प्लेटो और सुकरात की कहानियां बड़ा मजेदार है। कभी और टाइम मिलेगा तो आपको बीच बीच में सुनाते रहेंगे, आप सीरीज में केवल बने रहिए। प्लेटो के जो चेला जी हैं ये हैं आपके अरस्तु, याद रखेंगे। प्लेटो के जो शिष्य हैं इनका नाम क्या है सर, तो इनका नाम है अरस्तु। अब देखिए मामला क्या होता है, मामला होता है कि सुकरात जो है वो कहा कि हमको संसार को समझने से पहले मनुष्य को समझना होगा। ये याद रखेंगे, किसको समझना होगा, मनुष्य को। अब एक चीज और देखिए, हम साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं भाई, तो साइकोलॉजी में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसमें, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास ज्ञान अर्जित करने का जो स्रोत है ना वो 5 है। जैसे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। इन चीजों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे हमारा त्वचा है, अब इसमें कोई सुई भोंक दे या कोई कांटा है तो हम अगर आंख से ना भी देखें तो महसूस कर लेते हैं कि चुभने वाला चीज है, तो ज्ञान आपको अर्जित होता है कि भाई ये चुभने वाला चीज है। नरम चीज के ऊपर में आपका चाम जाता है, स्किन, त्वचा, तो लगता है कि ये बड़ा सॉफ्ट है, इससे कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से याद रखेंगे हमारी आंख है तो आंख से कई चीज को हम देख सकते हैं कि सामने विष का प्याला है, ये पेड़ है, या क्या है। तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब जो है हमको ज्ञान अर्जित करने में एक साधन के रूप में काम करता है। तो ये सब से ही ज्ञान को हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो इन सब से नहीं,
क्योंकि इनसे जो भी ज्ञान आप अर्जित करेंगे वो लगभग मूर्त होंगे, या तो उसको देख सकते हैं, या तो उसको छू सकते हैं, या तो हम गिन सकते हैं। ये सारी कुछ चीजें हैं। जैसे आंख से ज्ञान अर्जित करें तो आंख से दिख सकता है, अगर हम छू करके कर रहे हैं भाई तो हम छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, गिन सकते हैं, छुआ सकता है, तो ये मूर्त है। तो हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब ज्ञान को अर्जित करते हैं तो वो मूर्त होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ज्यादातर मन के, आत्मा के, मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व के, इन सब का जो अध्ययन करते हैं तो ये सब ना तो गिनाता है, ना तो छुआता है, ना तो दिखाता है, यानी अमूर्त चीजों के बारे में। तो अब मसला समझिएगा कि क्या है। तो शुरू सुकरात भैया कहें क्या कि हम मनुष्य को समझेंगे। सुकरात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये प्राचीन काल के बहुत इंपॉर्टेंट दार्शनिक है। शॉर्टली समझा दें कि जहां बहुत सारे देवी देवताओं की भरमार थी, काफी सारे देवी देवताओं की पूजा होते थे, सारा सिस्टम जो है राजा उजा सब तंत्र वगैरह सारा सिस्टम जो है ना वो गणतंत्र भी कहीं कहीं प्रमाण मिल रहा है किसी किसी साम्राज्य में। तो वहां सिस्टम बनल है कि बड़े जमींदार, पादरी, कुलीन वर्ग के लोग अपने हिसाब से रह रहे। तो यहां पर क्या है कि सुकरात कहे कि अगर संसार को किसी ने बनाया होगा तो केवल ईश्वर जो होगा वो मात्र और मात्र एक ही होगा। तो सुकरात के नजर में बहुत देवी देवता के लोग नहीं मान करके ये कह रहे कि अगर ईश्वर होगा इस संसार को जिन्होंने बनाया होगा, भाई मानते हैं हम इसको, तो संसार में देवी देवता कोई एक ही होगा। लेकिन वहाँ के जो राजा परिवार से संबंधित लोग थे, शाही परिवार कहिए या मंत्री वगैरह ये सब है, वो लोग कहें कि भाई ऐसे करेगा तो सुकरात तो खेला गड़बड़ा देगा। चूंकि यंग जनरेशन के थे ना, वो सुकरात के काफी सारे फेवर में चले गए थे। प्लेटो जैसे बड़े बड़े विद्वान जो भी थे वो भी सुकरात को अपने गुरु मान लिए, अपने आइडियल मान लिए, और इनसे बहुत प्रभावित हुए थे प्लेटो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि राज्य की तरफ से कहा गया कि भाई सुकरात तुम अपने विचारधारा को बदल लो, ठीक है, नहीं तो आपको दंडित किए जाएंगे। और आप कहिए कि जो भी हम समाज में कर रहे हैं कि ईश्वर एक नहीं, ईश्वर अनेक है, इन सब विचार पे आप आ जाइए, अपनी विचारधारा को आप खत्म कर लीजिए। तो सुकरात इस बात को मानने के लिए एतराज नहीं थे। फिर उनको क्या हुआ कि भाई दंड दिया जाएगा। तो दंड देने के लिए भाई फांसी वासी के टाइम ये हो गई कि इनको जैसे कि सजाए मौत मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर सजा में थोड़ी सी इनको कमी आ गई और फिर ऐसा तय किया गया कि विष का प्याला रहेगा, उसको सुकरात बाबू अपने से पी लेंगे, विष का प्याला, इनको यही दंड है। थोड़ा सा जब ज्यादा विद्वान कोई रहता है ना तो उसको कट्टरता से मारने में शासक प्रशासक वर्ग के लोग थोड़ा सा ये भी लगता है, क्योंकि वो ज्यादातर अनपढ़ बकाल उन लोग रहते हैं, उन लोग को ज्यादा दुनिया की समझ नहीं होती है। तो ऐसे लोग को डर भी लगता है कि भाई ये पढ़ा लिखा आदमी है और इतने कट्टरता, तो भाई तुम 20 का प्याला लो और पी जाओ। तो उसी में कहते हैं कि प्लेटो जो है वो सारा व्यवस्था अपने चेलाओं के साथ और मिल करके, सुकरात के काफी सारे फॉलोवर्स हो गए थे, उन सबसे मिल करके सुकरात को जेल से रिहा करने का सारा बंदोबस्त जो है वो प्लेटो करा दिए थे कि आज गुरु जी के लेकर के गुरु, हम चेला और फॉलोवर सब मिलकर फरार। पूरा व्यवस्था हो गया था, राज्य के बाहर भागाने तक की व्यवस्था हो गई थी। लेकिन प्लेटो जब जेल में जाकर के सुकरात से मिलने गए, उनको आगे दिन उनको वो विष वाला प्याला उनको लेना है, भाई मर जाएंगे वो, ठीक है। तो प्लेटो जेल में जाकर के मिला और बोला कि ऐसा ऐसा बात है गुरुजी, सारा कुछ एकदम व्यवस्था टनाटन है, आप हम लोग सब यहाँ से निकल जाएं। लेकिन सुकरात एक बड़ा ही अजीब और अच्छी बात बोलते हैं कि अगर प्लेटो, अगर तुम्हारी बात मान करके अगर हम राज्य के सीमा के बाहर चले जाएंगे, दूसरे राज्य में चले जाएंगे जहां हम दंडित ना हो, तो वो तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर तो बच जाएंगे लेकिन हमारे विचार का क्या होगा। हमारे शरीर बच जाएंगे लेकिन हमारा विचार जो है वो मर जाएगा। तो इसीलिए जिंदा रखना विचार है। और बड़ा भाई देखो, दुनिया में ना कभी कभी बड़ा विद्वान बनने के लिए, कुछ नया करने के लिए, बड़ा करने के लिए कभी कभी प्राण की और कभी कभी अपनी लाभ और अपनी हानि की कभी कामना मत करना। बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं तो कुर्बानी थोड़ा सा मांगता ही मांगता है। और यही काम किए कि इन्होंने सीमा पार नहीं किए, चाहते तो वहां से भाग चले होते और वो अगले दिन विष का प्याला पी जाते हैं और सुकरात की जो है वो मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुकरात का शरीर मर जाता है लेकिन उनका विचार और पहले की तरह बहुत तेजी से वहां फैलने लगते हैं, छाप छोड़ जाते हैं। चलिए, बहुत सारी कहानी ऐसे हैं, लेकिन अब ध्यान रखें, सुकरात जो है वो शुरू ये एक तरह से इनका आधार है अभी मनोविज्ञान का। वो कहें कि खुद को समझना है, याद रखेंगे, मनुष्य जो है वो पहले खुद को समझे।
ठीक इसी तरह से प्लेटो जो सुकरात के शिष्य हैं, इन्होंने आगे चल करके और मनुष्य में आत्मा को समझने के ऊपर में जोर दिए। याद रखेंगे किसको समझने के ऊपर में? आत्मा। लेकिन अभी इसके बाद याद रखेंगे अरस्तु जो है वो अरस्तु भी आत्मा के ऊपर में जोर देते हैं। याद रखेंगे अरस्तु भी किसके ऊपर में जोर देते हैं? आत्मा के ऊपर में। आत्मा को समझना है। जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि मनोविज्ञान जो है ना वो आत्मा का विज्ञान है। याद रखेंगे मनोविज्ञान में हम अध्ययन किसका करेंगे? आत्मा का। ये कथन कौन किए हैं कहे हैं? तो अरस्तु। याद रखें, हालांकि इसका आधार प्लेटो ही रखे हैं, लेकिन याद रखेंगे अरस्तु से थोड़ी बहुत जो है वो मान्यता मिलते हैं। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो सारे के सारे आत्मा का विद्वान। इसमें क्रेडिट जो है ना मनोविज्ञान के, माने प्राचीन मनोविज्ञान के जनक के रूप में अगर कोई देखते हैं तो अरस्तु के। याद रखेंगे आपसे ये अगर कहेगा कि आधुनिक जनक कौन है मनोविज्ञान के, तो विलियम वुल्ट की चर्चा हम अभी करेंगे, लिखा देंगे। लेकिन अगर प्राचीन मनोविज्ञान या प्राथमिक मनोविज्ञान के याद रखेंगे अगर जनक कहे आपसे तो अरस्तु को ही मानते हैं। चलिए इतनी छोटी सी बात हम आपको कहें ताकि आपको रटने में बड़ा आसान हो जाए, आपको हार्ड ना लगे। ठीक है, तो जब भी हम कहें कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है तो कौन हो जाएंगे सर? तो अरस्तु हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आधुनिक जनक अगर बात कर लेंगे तो ये हो जाएंगे विलियम वुंट। ये याद रखेंगे, आगे इनकी चर्चाएं बड़ा बाखूबी ढंग से चलेगी, तो ये याद रखेंगे बढ़ चढ़ करके इनका योगदान रहेंगे। कैसे आप प्रयोगशाला में कैसे कैसे क्या करते हैं सारी कहानी आपको बताएंगे। तो आधुनिक जनक है ये साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का, इनका नाम है विलियम वुंट। ठीक है, इतनी बेसिक बात कम से कम। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक भाग था, उसी के रूप में हम लोग अध्ययन करते थे। 20वीं शताब्दी के आसपास आते आते जो है वो स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जाना गया। इसके पहले प्रारंभिक अगर जनक की बात कर लेंगे तो वो अरस्तु हैं, और आधुनिक जनक की अगर बात कर लेंगे तो वो है आपके विलियम वुंट। इतनी बातें आपको याद रखने। अब हम बढ़ते हैं, आप इधर की लाइन आपको अब समझ में आएगा। ये ध्यान सुनेंगे, जिस साइकोलॉजी की बात हम कर रहे हैं तो शुरू में इसका बात आया कि साइकोलॉजी क्या है भाई? तो ये आत्मा का विज्ञान। याद रखेंगे किसका विज्ञान है? आत्मा का। लेकिन आप सब जानते हैं कि विज्ञान जब कहने का मतलब होता है कि कोई चीज को जो है वो प्रयोग किया जा सके, भाई उसको एक्सपेरिमेंट कर करके जिससे जो ज्ञान आएगा ना उसी को तो विज्ञान कहते हैं। तो पहले हमको किसी भी चीजों का एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन आत्मा को आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं भाई? अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया आत्मा को, लेकिन आत्मा को सटीक तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये जो आत्मा का विज्ञान है और उसी को मनोविज्ञान कहते हैं, यानी मनोविज्ञान में हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। अब आत्मा को सही से स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण ये परिभाषा जो है वो अमान्य है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये इसके कौन कौन समर्थक हैं? तो एक तो कि दो गो प्राचीन काल के, एक आपके अरस्तु जी हैं और दूसरे आपके प्लेटो हैं। याद रखेंगे ये दोनों के दोनों प्राचीन काल के ईसा पूर्व के बड़े दार्शनिक हैं। ये दोनों का मानना है कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात कर लेंगे तो एक आदमी है जिसका नाम है रुडोल्फ गोइकिल। देखिए अब थोड़ा सा आपको और बता दें, कहीं कहीं गोइकल मिलेगा, कल ऐसे मिल जाएगा, गोइकिल अलग अलग। यहाँ शब्द थोड़ा सा यहाँ पे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखेंगे उसी रुडोल्फ गोइकिल की हम बात करने वाले हैं जिनका जन्म 1547 ईस्वी में हुआ था। और पहली बार याद रखेंगे मनोविज्ञान के ऊपर में इन्होंने किताब लिखे, जो कि मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ माना जाता है। इस किताब का नाम है, इस ग्रंथ का नाम है साइकोलॉजिया। याद रखेंगे क्या नाम है? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया की रचना रुडोल्फ गोइकल ने किए थे। गोइकल या गोइकिल कहिए आप। ये कब किए थे? तो 1590 ईस्वी। याद रखेंगे 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकल ने पहली किताब लिखे मनोविज्ञान में। इस किताब का नाम था साइकोलॉजिया। और ये कहाँ के विद्वान है? तो बता दे, ये जर्मन के विद्वान। ये सब कहाँ के हैं? तो भाई ये सब ग्रीक के हैं। अरस्तु प्लेटो ग्रीक के, और ये याद रखेंगे रुडोल्फ गोइकिल कहाँ के हैं? तो जर्मन के। साथ साथ आराम आराम से हम लोग सीखते चलेंगे। तो ये तो भाई हो गई कि इस तीनों के तीनों जो है वो समर्थक है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है।
लेकिन आत्मा का एक सटीक डेफिनेशन नहीं होने के कारण, आत्मा को स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ये चीजें कट गई, स्पष्ट रूप से दुनिया में नहीं पढ़ पाते। चलिए अब आगे हम लोग देखें। इसके अलावा हम अगले विद्वान की बात कर लेंगे। तो एक विद्वान है जिनका नाम है गैरिट, ये याद रखेंगे। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है गैरिट, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब गैरिट क्या किए कि साइकोलॉजी के सबसे पहली बात, देखो साइकोलॉजी कितने शब्दों के मिलने से बना है, तो इसको दो जो है ना, वो दो बड़े दार्शनिक जो है वो इसको अलग अलग डिफाइन किए। दो विद्वान का नाम, एक का नाम गैरिट, एक का नाम पोम्पोनाजी, याद रखेंगे। एक का नाम क्या है? पोम्पोनाजी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से जो है वो मनोविज्ञान को बांटे। सबसे पहले हम गैरिट के अनुसार देखें कि साइकोलॉजी भाई क्या है। गैरिट कह रहे हैं कि साइकोलॉजी जो शब्द है ना, ये दो शब्दों के मिलने से बना है। एक जो शब्द है वो है आपका साइकी और दूसरा है लोगास, ठीक है। कहीं कहीं लोगास लोगोस मिलेगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनर चीज है। तो साइकी का अर्थ बताते हैं ग्रीक शब्द में आत्मा, याद रखेंगे। ये साइकोलॉजी एक साइकी और एक लोगास दो शब्दों के मिलने से बना है, और ये दोनों के दोनों शब्द क्या है? तो भाई ग्रीक शब्द है, ठीक है। आप इसको ग्रीक कहिए या फिर आप इसी को ग्रीस कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूनान के शब्द है। अब ये ध्यान सुनेंगे, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगास का अर्थ होता है अध्ययन या फिर विज्ञान। तो ये बात कौन कहे? तो गैरिट कहते हैं। गैरिट कहते हैं कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है? तो मनोविज्ञान है। तो ये तो बात कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे पोम्पोनोजी जो आए हैं ना, वो पोम्पोनोजी अलग तरीके से डिफाइन किए हैं। पोम्पोनोजी क्या कर रहे हैं, सभी बात को आराम आराम से सुनिएगा, और जो हम आपको पीडीएफ देंगे अगर उससे लिख लीजिएगा, काफी सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, कोई भारी नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए एक आदमी है जिसका नाम है भाई पोम्पोनोजी। ये पोम्पोनोजी जो है वो इटली के रहने वाले हैं। पोम्पोनोजी कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटली के रहने वाले हैं। अब ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के दो वर्ग में बांटे हैं सेम। ये भी कहें कि साइकी और लोगास दो शब्दों के मिलने से साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई। अब ये याद रखेंगे, लेकिन ये बताएं कि साइकी का अर्थ जो होता है वो होता है मन। अगर कोई ये पी भी पढ़ रहे तो ध्यान रखेंगे, पी साइलेंट होता है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है तो हम बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। तो साइकी का अर्थ बताएं मन, और लोगास का अर्थ बताएं कि अध्ययन या फिर विज्ञान, यानी मन का अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तो मनोविज्ञान कहते हैं। याद रखेंगे, मनोविज्ञान सबसे पहली बार जो शब्द है वो याद रखेंगे, कौन विज्ञान जी? तो मनोविज्ञान जो शब्द है वो किसने इस्तेमाल किए? तो पहली बार जब हम आपको बताएं रुडोल्फ गॉयकिल, जो कि साइकोलॉजिया शब्द 1590 में लिखे, अभी कुछ देर पहले बताएं, उन्होंने की। याद रखेंगे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। मरु एक लैंग्वेज याद रखें, मरु राजस्थान का एक भाषा है, याद रखेंगे। खास कर करके वहाँ जो पठारी वाला इलाका है, मालवा उलवा का क्षेत्र है, उधर से लेकर के मारवाड़ी जो लोग होते हैं वो लोग भी बोलते हैं। तो राजस्थान की एक भाषा है जिसको कहते हैं मरु। म से आपका हो जाएगा मनोविज्ञान और रू से हो जाएगा रुडोल्फ। याद रखें, मनोविज्ञान शब्द सबसे पहली बार प्रयोग कौन किए हैं? तो रुडोल्फ गोइकिल ने किए, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ समझना है आपको कि मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये कौन कर रहे हैं? तो पोम्पोनोजी कर रहे हैं। और जो कह रहे थे कि आत्मा के विज्ञान है, तो उसके ये समर्थक नहीं है, जैसे जॉन लॉक, रिचरी, थॉमस रीड, तो ये सब समर्थक नहीं है। लेकिन आत्मा के विज्ञान है, इसके समर्थक ये हैं। तो मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, इसके समर्थक कौन कौन है? तो पोम्पोनोजी, ठीक है। ये तो क्लासिफिकेशन भी किए थे, साइकोलॉजी दो शब्द से, एक आपका साइकी और दूसरा लोगास। साइकी का अर्थ होता है मन और लोगास का अर्थ होता है अध्ययन या फिर विज्ञान, यानी मन मस्तिष्क का ही अध्ययन यानी विज्ञान क्या है भाई? तो मनोविज्ञान। इसके समर्थक है पोम्पोनोजी, जॉन लॉक, रिचर्डी और थॉमस रीड, ठीक है। जिसमें अगर बात कर लें जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक जो है वो यूके ब्रिटेन के रहने वाले। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दे, हमारे यहाँ ज्यादातर साइकोलॉजी को समझने का जो नजरिया है, इसमें कई चीज के बारे में पढ़ेंगे, संप्रत्यय के बारे में, आत्म के बारे में, अधिगम है, बहुत सारे ऐसे और टफ चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी को देखने के लिए एक भारतीय विद्वान अपने अलग नजरिया से देखते हैं, और एक पश्चिमी के तरफ में, जैसे यूरोप में जर्मन है, ब्रिटेन है, उधर साइड के जितने भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आएंगे वो उसको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे।
तो इसमें क्या है कि ज्यादातर वैल्यूएबल और ज्यादातर जो विचार हम पढ़ते हैं वो पश्चिमी दर्शन का पढ़ते हैं। वो लोग किस तरह से देखते हैं, तो इसको कहते हैं पश्चिमी दर्शन। याद रखेंगे कौन से दर्शन? पश्चिमी दर्शन, यूरोप साइड के। तो उधर के जो लोग हैं उनके मनोवैज्ञानिक का नाम भी हमको याद रखना होता, तो यहाँ पे वो चीजें हार्ड हो जाते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन की जो बात है वहां पे पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ के मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा और उनके विचार से आप जल्दी रूबरू हो जाएंगे। लेकिन दुखद बात यही है कि साइकोलॉजी में सारे मनोवैज्ञानिक ज्यादातर इधर पश्चिमी वाले ही मिलेंगे और बड़ा अजीब तरीके से उन लोग सोचते हैं, अपना विचार डालते हैं, तो उनकी वाणी को पढ़ना पड़ेगा। तो ये लगभग एक बेसिक जानकारी आपको साइकोलॉजी के बारे में होनी चाहिए। देखिए क्या क्या होनी चाहिए, इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो मजा आएगा। सबसे पहले याद रखेंगे ये साइकोलॉजी जो है वो पहले दर्शन का भाग होता था। पूरे विश्व में 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने का मौका मिला। ठीक है, हमारे स्वतंत्र विषय के रूप में ये देखा गया, जाना गया। और प्रारंभिक अगर इसके जनक को देखें तो अरस्तु है। आधुनिक जनक की बात कर लेंगे तो कौन है, तो आधुनिक जनक की बात कर लेंगे तो विलियम वुंट है। ठीक है, चलिए अगर बात कर लेंगे शुरू एक विचार आई कि मनोविज्ञान क्या थी, तो सबसे प्रारंभिक विचार था कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। इसके समर्थक कौन है, तो अरस्तु भी है, प्लेटो भी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। हालांकि रुडोल्फ गोइकिल भी है, लेकिन ये दो प्राचीन काल के विद्वान हैं और रुडोल्फ गोइकिल जो है वो कह सकते हो कि 16वीं 17वीं शताब्दी के विद्वान। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेंगे। तो इतनी बातें अगर आपको याद होगा तो आगे के क्लास करने में और एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि क्लास को बिना रुकावट के कंटिन्यू जो है वीडियो डाले क्रैश कोर्स की तरह, और फटाफट से आपकी तैयारी हम करा दें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर एक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।